जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरोगा में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर 2017 का पेपर है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 आप लोग देख लिए। ठीक है, आज हम लोग पेपर 2 देखेंगे। जितना जो लेवल पेपर जो लेवल आपका सेट 1 का था, इससे थोड़ा अच्छा लेवल सेट 2 का है। ठीक है, तो ध्यान से एक एक सवाल को आपको देखना है और शुरू करने से पहले लेक्चर को शेयर मार दीजिए, क्योंकि अब किसी भी तरीका का कमी नहीं है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड भी है और कंटेंट भी आपका डिजिटल है। एक एक सवाल को समझा के और सिखा के जाएंगे। ठीक है, तो सेशन को शेयर मार दीजिएगा और जो भी आपका शिकवा शिकायत प्यार मोहब्बत है कमेंट में भर दीजिएगा। और पेपर 3 की तैयारी के लिए अगर आप वर्दी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो फोकस स्टडी विद अभी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस बैच में इनरोल हो जाइए। अगर किसी भी टाइप का अगर समस्या आता है तो देखिए, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इधर लिख देते हैं, वहां ये आपका 7909004902। ठीक है, इस पे आप संपर्क कर लीजिएगा अगर किसी भी तरीका का समस्या होगा। और इस बैच में आपको ये कंप्लीट पैकेज है पेपर 3 के लिए। बाकी लैंग्वेज पेपर के लिए भी टीचर हैं आपके लिए, खोटा का, तो ये पेपर 3 के लिए है। झारखंड जीके, इंडियन जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, पूरा 150 क्वेश्चन का तैयारी आपका यहाँ से बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। ये जो मैथ और रीजनिंग है, इसमें तो टारगेट यही है कि भाई एकदम आप जो है 40 में 35 प्लस सवाल करके आए। ठीक है, जैसे सचिवालय में आप लोग के लिए मेहनत किए, इतना सारा प्रैक्टिस सेट दिए, कोर्स में भी आपको पढ़ाएं एकदम जम के। अब इस बोर्ड की सहायता से आप लोग को दरोगा के लिए एकदम जबरदस्त तैयारी करवाएंगे। ठीक है, पहले ये 33 सेट खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए एक्सपेक्टेड चलेगा 50 प्लस सेट, और उसमें सारा का सारा टीसीएस वाला सवाल रहेगा, एकदम लेटेस्ट एसएससी वाला। और इस सेशन में भी देखिएगा कि कैसे एसएससी का सीधा सवाल कॉपी करके और इसमें डाल दिया है। अब जाके देख लीजिएगा एसएससी का पेपर 2018 या 19 का। ठीक है, सीधा क्वेश्चन उठा के डाल देता है ना। तो एक एक सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए। ऐसे नहीं कि बस ऐसे लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है ना। और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा इस सेशन के बाद। पीडीएफ जरूरी है क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। समझिए बात को, आपको जब 33 सेट का पीडीएफ देंगे ना, तो पूरा 33 सेट मैथ का आपके हाथ में आ जाएगा। आप उसको चाहे तो एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, फायदा ही होगा। ठीक है, बाकी बात जो 50 सेट आएगा उसका भी आपको पीडीएफ दिया जाएगा और वो तो जबरदस्त रहेगा, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है। देखिए, पहला सवाल कहता है कि इफ द सेलिंग price of a car is 5/4 multiple of its purchase price, then tell the % profit or loss। ये सीधा सीधा एसएससी का सवाल है। अब देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा, सीधा एसएससी का सवाल है। और हम आपको बताएं ऑप्शन सहित। कैसे मालूम है भाई? हम रेलवे का भी बैच लेते हैं, एसएससी का पूरा कंटेंट खंगाले हुए हैं, और जेएसएससी तो आपका देख ही रहे हैं। तो भाई पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से उठाया है। सीधा एसएससी का सवाल है और कितना सिंपल सवाल है। जो सेलिंग प्राइस है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है, वो 5/4 टाइम्स है किसका? कॉस्ट प्राइस का। यही सवाल कह रहा है ना। तो अगर हम इस सीपी को इधर लेके आ जाए एसपी के नीचे में, तो आप ये चीज समझ गए कि भाई साहब बेचे हैं 5 में जबकि खरीदे थे 4 में। यही बात हुआ ना, यही बात कह रहा है। तो खरीदे थे 4 में और बेचे हैं 5 में। तो मान लीजिए कि 4 रुपया में खरीद के 5 रुपया में किसी को बेच दिए, 1 रुपया का फायदा हुआ। कितना में? 4 रुपया में। तो सर 1/4 मतलब क्या होता है? 25% होता है। तो इसमें कैलकुलेशन करना था क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है। समझदार भाई मेरे,
हो सकता है कि किन्हीं बंधु को दिक्कत हो जाए। तो भाई 1 रुपया फायदा हो रहा है 4 रुपया में, तो भाई 1/4 मतलब क्या, 25%। और कुछ भी नहीं था इस सवाल में। आगे दिखाते हैं, एक एक सवाल एसएससी से उठाया है, ठीक है। इसको देख लीजिए। द एवरेज एज ऑफ 7 गर्ल्स इज 14 years and when the age of the teacher is included the average age becomes 18 years. What is the age of the teacher? कई तरीके होते हैं एवरेज के सवालों को बनाने का। अगर इस सिंपल से सवाल में अगर सिंपल सा मेथड लगा दे तो आराम से उत्तर आ जाएगा। भाई 7 लड़कियों का जो औसत आयु है वो 14 साल है, मतलब हर एक लड़की का 14 साल 14 साल 14 साल 14 साल 14 ईयर्स 14 ईयर्स 14 ईयर्स। तो एक बात बताइए, 7 लड़की का टोटल उम्र कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 7 गुना 14 और 14 सत्ते 98, कितना साल होगा सर? सबका उम्र टोटल उम्र 98 साल हो गया 7 लड़की का। अब इसमें टीचर भी शामिल हो गया, तो पहले लोग 7 थे, अब टीचर के शामिल होने से लोग 8 हो गए, तो 8 लोगों का जो एवरेज एज है वो हो गया अब 18 साल। 18 साल हो गया। देखो हम आपको डेविएशन मेथड नहीं बता रहे, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, ये सिंपल सवाल है तो सिंपल तरीका बता रहे जो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो भाई अब 8 जन में से सबका एज 18 साल 18 साल 18 साल हो गया, तो भाई सबका टोटल एज कितना होगा? आप कहेंगे 8 गुना 18, और सर 18 8 कितना होता है? बोले सर 144 साल। अब देखिए 7 लड़की का जो एज है वो 98 साल है, जैसे ही टीचर को शामिल किए टोटल एज 144 साल हो गया। भाई 144 में 98 गया, सर 46 साल बचा, मतलब टीचर का उम्र कितना होगा? 46 ईयर होगा। मतलब पेन भी नहीं लगाना है ऐसे सवालों में, ठीक है। ये टुच्चे लेवल के सवाल है, समझिएगा ध्यान से, है ना। देखिए कहता है कि अभिमन्यु कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन इन 8 days, रजनीश कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days. इफ बोथ ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड? अभिमन्यु एक काम को 8 दिन में और रजनीश जो है उसी काम को 12 दिन में, तो दोनों मिलके कितना दिन में, है ना। सिंपल सवाल, और सीधा एसएससी में भी आया है कई बार, रेलवे डाटा आपको सीधा दिख जाएगा, ठीक है। 8 12, तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ये जो अभिमन्यु है ये कर लेता है 8 दिन में, और जो रजनीश है वो कर लेता है 12 दिन में। 8 और 12 का एलसीएम 24, टोटल काम कितना? 24 हो गया। तो ये 8 दिन में 24 काम कर लेता है, हर दिन 3 काम, 12 दिन में 24 काम, हर दिन 2 काम। तो ये दोनों मिलके हर दिन कितना काम कर लेते हैं भाई? बोले सर 5 काम कर लेते हैं। कितना काम करना है? 24 काम करना है। आप ऐसे समझ लीजिए कि 24 समोसा खाना है और ये दोनों हर दिन 5 समोसा खा जाते हैं, तो सर 24 समोसा खाने में कितना दिन लगेगा? बोले सर 24/5 दिन लगेगा, और क्या। और ये आपका डी सीधा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मुश्किल नहीं है। हम बार बार आपसे कहते हैं कि गणित बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार समझने का कोशिश जरूर करना चाहिए। अगर आप मतलब एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ऐसा हर एग्जाम में नहीं बोलना है कि मैथ नहीं बनता नहीं बनता। एक बार बना के देखिए, एकदम बनेगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि 3125 का पावर के बराबर 125 है, ठीक है। 3125 का पावर के बराबर 125 है। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, घातांक और करनी का सवाल है। तो अगर आपको पावर याद है, देखिए हम आपको अभी बता देते हैं कि पावर जरूर याद करिए, जैसे कि 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, ऐसे डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। उसी तरीका से 3 का पावर, 4 का पावर, 5 का पावर, कुछ हद तक, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत दूर तक कि आप 5 का पावर 100 याद रखें, नहीं, 5-6 घात तक याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 3125 है ना, ये कुछ और नहीं है, 5 का पावर 5 है और गुना में क्या है? के है। और ये जो 125 है इसको हम क्या लिखेंगे? 5 का पावर 3, यही ना होगा। 3125 मतलब क्या? 5 को 5 बार गुना करेंगे तो 3125 आएगा, ठीक है। और 125 मतलब 5 को 3 बार गुना करेंगे तो
125 आएगा। देखिए जब बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 5k बराबर 3 और k बराबर क्या हो जाएगा 3/5 और 3/5 आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, है ना। वेरी सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं, देखते जाइए, सेशन को शेयर मार दीजिएगा, जितना भी तैयारी वाले लोग हैं उन लोगों तक पहुंचाइएगा, ठीक है। और बहुत ही शानदार तरीका से आपको कोर्स में भी बताएंगे भाई, जबरदस्त, ठीक है, लोड नहीं लेना है। सूरज अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, he did that work for 3 days and Raju completed the remaining work in 14 days. How many days could Raju complete the same work alone? सूरज जो है एक काम को करता है 6 दिन में। बोले सर ठीक है, ये सूरज है और ये 6 दिन में एक काम को करता है, तो सर हर दिन, तो सर टोटल काम मान लिए 6 का एलसीएम 6, टोटल काम 6 मान लिए। मान लो कि सूरज को 6 समोसा खाना है, ठीक है, और ये 6 दिन में 6 समोसा खाता है, तो हर दिन कितना समोसा खाएगा, 1 समोसा खाएगा। कह रहा है कि वो 3 दिन तक अकेले काम किया। देखिए ये जो छोटा छोटा सवाल है ना, यही आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने का काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि इनको हल्के में लेना है, ठीक है। तो ये हर दिन 1 समोसा खाता है मेरे भाई, और ये 3 दिन तक खाया, तो सर 3 दिन में कितना समोसा खा गया, बोले सर 3 समोसा, तो 6 में 3 समोसा खा गया, कितना बचा, 3 समोसा बचा। अब ये 3 समोसा खाने में राजू जो है वो 14 दिन का समय लगा दिया, तो ये 3 समोसा खाया 14 दिन में, तो सर जब ये 3 समोसा खाया 14 दिन में, तो सर 1 समोसा खाने में कितना दिन लगा देगा, 14/3 दिन। अगर राजू 3 समोसा 14 दिन में खाया, तो सर 1 समोसा 14/3 दिन में खाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कह रहा है कि अगर राजू 6 समोसा खाएगा, तो सर बस करना कुछ नहीं है, गुना में 6। अगर राजू 6 समोसा खाए तो कितना दिन, 3 दूना 6, 14 दूना 28 दिन, 28 दिन। मतलब राजू जो है अकेले पूरा काम अगर करेगा 6 काम को, तो वो 28 दिन का समय लेगा। यहीं से आप समझ जाइए, 3 समोसा खाने में, ये तो हम आपको समझाने के लिए कर दिए, 3 समोसा खाने में 14 दिन का समय लिया। सर 6 समोसा खाना है, 3 का 2 गुना 6, 14 का 2 गुना 28, 28 दिन लेगा सीधा। पेन भी नहीं लगाना होता है ऐसे सवालों में, और लोग लगाएगा भी नहीं, ठीक है, समझिएगा बात को। आगे बढ़ जाते हैं, ये आपका बैच है, देख लीजिएगा, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस बैच को परचेज करने के लिए फोकस स्टडी विद अभी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और किसी भी तरीका का अगर आप सुझाव देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शिकायत है आपके मन में, तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, और इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो, सीधा ऐसे से ये सीधा एकदम पेस्ट कर दिया सवाल, ये कॉपी किया और पेस्ट मार दिया, और कुछ नहीं किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया है सवाल, ठीक है। कह रहा है कि इफ अ ट्रेन हुज लेंथ इज 1 मीटर क्रॉसेस अ पोल इन t1 सेकेंड एंड अ प्लेटफॉर्म p मीटर लॉन्ग इन t2 सेकेंड, देन द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी व्हाट। देखिए यदि कोई रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 1 मीटर है, बोले से ठीक है, किसी खंबे को t1 सेकेंड में तथा p मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को t2 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर खाली स्थान गुना रेलगाड़ी की लंबाई। सिंपल सा बात है, देखिए एकदम आसान सवाल है ना। और ये आपका फॉर्मूला भी है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में आपको बताएंगे, ये फॉर्मूला भी है, सवाल को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, है ना। देखो जी, तो 2 इक्वेशन हम आपको दिखाते हैं। तो रेलगाड़ी का लंबाई मतलब डिस्टेंस कितना है सर, 1 मीटर, बोले सर ठीक है। और रेलगाड़ी का स्पीड जो है, स्पीड वो मान लेते हैं v है, बोले सर ठीक है। और जो आपका टाइम लेता है वो t1 सेकेंड लेता है, ये पहला चीज, ठीक है। तो यहां से स्पीड, ये चीज पहला बार है, 1 मीटर लंबाई है, v स्पीड है, और t1 सेकेंड में जो है खंभा को पार कर दिया,
पहला चीज। दूसरा कहता है कि किसी पी मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, देखिए जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे, जब ट्रेन ब्रिज को पार करे, जब ट्रेन ट्रेन को पार करे, तो भाई टोटल लेंथ में जिस ऑब्जेक्ट को पार करता है, जिसका कोई लेंथ होता है ट्रेन के जैसा, उसका लेंथ जुड़ जाता है। जैसे कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो सर टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। ट्रेन जब किसी ट्रेन को पास करे तो भाई टोटल लेंथ दोनों ट्रेन के लेंथ को जोड़ देंगे। ये बात मालूम है? बोले सर ठीक है। तो दूसरा वाला कंडीशन में सर टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक तो ट्रेन का लेंथ है 1 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई है p मीटर। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। दूसरा वाला कंडीशन में भाई स्पीड तो सेम है v, बोले सर ठीक है। और यहाँ पे टाइम क्या ले रहा है? यहाँ पे टाइम ले रहा है t2। अब दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, तब आपको जाके मिलेगा कि भाई दोनों ही इक्वेशन में एक चीज कॉमन है, वो है ट्रेन का स्पीड, वो है ट्रेन का स्पीड। अब देखो भाई मेरे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? बोले सर चाल बराबर दूरी बटा समय। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस है 1 और यहाँ पे टाइम लग रहा है t1। यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे स्पीड बराबर, बोले सर डिस्टेंस है 1 प्लस p और टाइम लग रहा है t2। तो भाई स्पीड तो दोनों जगह सेम है, स्पीड तो ट्रेन का सेम है। तो इसका मतलब s बराबर है तो 1 प्लस p अपॉन t2 और 1 अपॉन t1 ये भी क्या होगा? बराबर होगा। और जैसे ही इसको बराबर करेंगे 1 प्लस, और जैसे ही इसको बराबर करेंगे हम लोग, जैसे ही ये चीज बराबर होगा 1 प्लस p अपॉन t2 बराबर 1 अपॉन t1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा t1 प्लस p इंटू t1 बराबर t2। सर t1 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा p अपॉन t1 बराबर t2 माइनस t1। तो हमसे प्लेटफॉर्म की लंबाई ही तो पूछा है, जो कि क्या है? p है। तो t1 को t2 माइनस t1 के नीचे लेके जाएंगे तो इधर लिख देते हैं। तो ये p बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1 अपॉन t1। कौन से ऑप्शन में है? t2 माइनस t1 अपॉन t1, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, समझा दिए आपको। ठीक है, सीधा एसएससी से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और आगे भी करता रहेगा। ठीक है, इसको देखिए, कहता है कि अ बैग कंटेन्स 800 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे एंड 1600 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इफ 13% ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड 28% ऑफ 50 पैसे कॉइन्स आर टेकन आउट, देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मनी टेकन आउट फ्रॉम द बैग। एक बैग में 25 पैसे के 800 सिक्के और 50 पैसे के 1600 सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों का 13% और 50 पैसे के सिक्कों का 28% निकाला जाता है, तो बैग से निकाले गए पैसों, मतलब रुपया, कि सर कितना, यहाँ पे पैसा का मतलब क्या है? रुपया, कि सर बैग से कितना प्रतिशत रुपया निकाले हैं, ये हमसे पूछा है। ध्यान से देखिए, 25 पैसा का 1600 सिक्का है। 25 पैसा का कितना सिक्का है सर? 1600। ये पीस है, 1600 सिक्का है। सर अगर हम इसको रुपया में बदले तो 1600 को 4 से भागा देंगे, ये 400 रुपया होगा ना। 25 पैसा का 4 सिक्का मिलाएंगे तब 1 रुपया बनेगा। तो 1600 पीस है, 4 से भागा दिए, 400 रुपया आया। यही ना आया भाई? 400 रुपया आया। बोले सर ठीक है। अब आए, अच्छा सॉरी 800 है ना। ओह, यहाँ पे ये 800 सिक्का है ना, 1600 तो वो बोला, ये 800 सिक्का है, सॉरी ये 800 सिक्का है, ये 800 सिक्का है। ठीक है, और 800 अगर सिक्का है 25 पैसा का, तो ये रुपया कितना बनेगा सर? बोले 4 से भागा देना पड़ेगा, ये 200 रुपया है।
ये 200 रुपया है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो 50 पैसा है, अब जो 50 पैसा है, ये जो 50 पैसा वाला है, ये 1600 पीस सिक्का है, ठीक है। और 1600 पीस अगर 50 पैसा का सिक्का है तो दो 50 पैसा का सिक्का मिलाएंगे तो 1 रुपया बनेगा। मतलब ये रुपया में कितना है? बोले सर 800 रुपया है। यही है, मतलब टोटल बैग में कितना रुपया है? 1000 रुपया है। यही बात बोला है। अब कह रहे हैं कि 25 पैसा का 13%, 25 पैसा का जो सिक्का है उसका 13% निकालनी है। 25 पैसा का कितना सिक्का है? 800। 800 का 13%। अब देखिए हर एक सवाल में आपको ऐसे नहीं करना है कि 800 गुना 13% मतलब 13/100, 0 0 काट दिए, 13 8 104। ऐसा काम नहीं करना है। इस काम को आप भरवली भी कर सकते हैं, समझिए बात को, ठीक है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, सवालों के साथ में खेलना है, ठीक है। तो 800 का 13%, ठीक है। तो 800 का 13%, 13 8 104, 104 सिक्का निकालें, 104 सिक्का निकालें 25 पैसा वाला। बोले सर ठीक है। और मेरे भाई जो 50 पैसा का सिक्का है उसका 28% निकालें। तो इसके लिए आपको ऐसे नहीं करना है कि 50 पैसा का सिक्का 1600 है और इसका 28% निकाले हैं, तो 28/100, 0 0 कट गया, 16 गुना 28 करेंगे तो हमारा जो है नंबर मिलेगा। तरीका भी सीखिए, ठीक है। देखिए सीधा सीधा आप इसको ऐसे कीजिए, जैसे कि 1600 है ना भाई, ये 1600 है, तो 1600 का 28% हमारा कैलकुलेशन में है, हम इसका 30% निकाल लेंगे। तो 10% 160, 30% 16 3 48, 480। ये जो काम हम लिख रहे हैं, ये काम आपको दिमाग में करना पड़ेगा, समझिएगा। तो 1600 का 30% 480, यहाँ 28% है तो 2% घटा देंगे। 1600 का 10% 160 और 1% 16। अगर 1% 16 है तो 2% 32 है, इसमें 32 घटा देंगे मेरे भाई, तो ये 448 नहीं बचेगा। मतलब 448 सिक्का निकाल रहे हैं। और ये जो काम हम आपको लिख के बताएं, इसको आपको वर्बली करना है, ठीक है। कैसे समझा देते हैं फिर से। तो 1600 का 30%, 16 3 48, 480 सिक्का निकला। अब 2% घटा देना है, तो भाई 1%, देखो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, अगर एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, अगर यहाँ पे इसको हम एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये बन गया सर 10%। अगर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए तो सर ये बन गया आपका 1%। और इसी का यूज करना है कैलकुलेशन में आराम से, तो इसको याद रखिएगा। और ये कोई ट्रिक नहीं है, फिर से बताते हैं, ट्रिक नहीं, ये बेसिक है, बेसिक मेथड है, ठीक है। समझिएगा बात को, ठीक है। अरे किसी भी नंबर को 10 से भाग देंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, समझिएगा। और 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। क्लियर है? तो अब देखो मेरे भाई, अब देखो मेरे भाई, ठीक है। तो भाई 25 पैसा का 13% निकाल रहे हैं। तो सर 25 पैसा का 800 सिक्का है, 800 का 13%, 13 8 104, 104 सिक्का निकाले। सर 104 सिक्का 25 पैसा का है, कितना रुपया बनेगा? तो सर 104 को 4 से भाग देंगे, 26 रुपया बनेगा। कितना रुपया बनेगा? 26 रुपया। और 50 पैसा का जो है उसका 28%, तो 50 पैसा का 30% निकालेंगे, ठीक है। 16 3 48, 480 होगा, फिर 2% घटा देंगे, मतलब 16 दूना 32 घटा देंगे, तो 480 में 32 गया, 448, 448 सिक्का निकला। और सर 448 सिक्का अगर 50 पैसा का है तो ये कितना रुपया है? इसका आधा, मतलब 224 रुपया है, ठीक है। कितना रुपया निकाल लिए? 26 और 224, 250, 250। अब देखो कितना रुपया है अपने पास? बोले सर 200 और 800, 1000 रुपया है। 1000 में से 250 निकालें। ये समझने वाला बात है कि 1000 में 250 निकालें। सर 250 1/4 ही तो है,
250 250 250 250 4 बार जोड़ते हैं तो 1000 होता है। एकदम ये देसी कैलकुलेशन है, ठीक है। मतलब हम 1/4 पैसा निकाले हैं। 1/4 का मतलब क्या बोले 25%, और क्या है ना, 25%। आगे बढ़ जाते हैं। देखो, व्हाट विल बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4, 8 एंड 12। इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो भाई इसको कैसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखा होगा 4:8 समानुपात 12 अनुपात x। समानुपात का मतलब क्या होता है, दोनों साइड समान अनुपात है, दोनों साइड का अनुपात क्या है, बराबर है। तो सर इधर आप देखिए, सिंपल सा बात है, 4 का 2 गुना है 8, इधर 12 का क्या हो जाएगा 2 गुना, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 4:8 मतलब क्या 4/8 1/2। 12:24 मतलब क्या 12/24 मतलब 1/2 हुआ ना, दोनों तरफ समान अनुपात। तो सीधा इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इतना ही काम करना है आपको, ठीक है। देखिए मैथ में ना मजा है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा तो भाई दिमाग का भी प्रैक्टिस होगा और सब्जेक्ट में मन भी लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। देखो जो x है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है। इसका मतलब ये होता है कि जो काम x के साथ होगा वही काम y के साथ होगा। अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा। x जितना गुना बढ़ेगा उतना गुना y बढ़ेगा, x जितना गुना घटेगा उतना गुना y घटेगा। अब कह रहा है कि जब x मेरा 3 है तब y मेरा 6 है। कह रहा है कि x का मान बताइए जब y 12 है। सिंपल सा बात है, जब x मेरा 3 है तब y मेरा कितना है, बोले सर 6 है। तो कह रहा है कि अगर y मेरा 12 है तो सर x मेरा क्या होगा, बोले ये डबल ही तो हो रहा है, तो ये 6 रहा होगा, तभी तो 6 दूना 12 होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, और इससे रेलवे में भी सवाल आता है और एसएससी में भी सवाल आता है। सिंपल सा बात समझ में आया, ठीक है। इसको रेशियो बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कहता है कि यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाएं तो दूसरे पासे पर 3 से अधिक संख्या आने की प्रायिकता क्या है। क्या संभावना है कि दूसरा वाला पासा पे 3 से बड़ा संख्या है, 3 से बड़ा 4 आए, 5 आए, 6 आए, 3 से बड़ा संख्या है। तो भाई इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 50-50। ये आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, ठीक है। डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे होता है, डिटेल में आपको बताएंगे। फिलहाल इसका उत्तर 1/2 होगा, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है, हम अभी तक एक भी क्लास नहीं दिए हैं। तो भाई देंगे क्लास, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो बस फिलहाल के लिए इसका उत्तर बता दिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि राज एंड आदित्य इन्वेस्टेड ₹24,000 एंड ₹52,000 respectively at the end of the 4 years. He gets total dividend of ₹38,000. How much Raj share in dividend? राज और आदित्य जो है 24,000 और 52,000 रुपये का निवेश किया 4 वर्ष के लिए। देखो टाइम बराबर है, तो भाई टाइम बराबर है तो टाइम को कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि रेशियो से दोनों तरफ टाइम कट जाता है, ठीक है। अगर टाइम अलग अलग रहता तो कैलकुलेशन में लेते। कहता है कि 4 वर्ष के अंत में उन लोग को ना 38,000 का फायदा हुआ, 38,000 का उनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो कहता है कि इसमें से राज का हिस्सा क्या है, किसी का भी हिस्सा पूछ देगा। इनके शेयर, इनको जो प्रॉफिट हुआ उनका डिफरेंस भी पूछ देता है, पार्टनरशिप का सवाल है। तो देखो प्रॉफिट हम लोग कैसे बांटते हैं, देखो यहाँ पे राज लगाया है 24,000 और आदित्य लगाया है 52,000। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि जो लाभ होगा उसका आधा आधा बांट लेंगे। ऐसा हम लोग के गांव घर में प्यार मोहब्बत में होता है कि चल हम लगाए 5,000, तुम लगाए 10,000, अगर 2,000 का लाभ हुआ चलो 1,000 तुम रख लो, हम 21,000 रखेंगे। ऐसा गांव घर प्यार मोहब्बत में होता है। हिसाब में ऐसा नहीं होता है। जिस अनुपात में आप पैसा लगाइएगा उसी अनुपात में आपको प्रॉफिट मिलेगा।
जिस अनुपात जितना पैसा लगाएंगे और कितना समय के लिए रखेंगे, और कोई कितना पैसा लगाएगा और वो जितना समय के लिए रखेगा, वही रेशियो, उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि जो हम बोले वो समझाते हैं। जैसे कि राज लगाया 24,000, 24,000 कितना साल के लिए? 4 साल के लिए। अनुपात जो आदित्य है वो लगाया 52,000, 52,000 कितना साल के लिए? बोले सर 4 साल के लिए। तो यही इनका लाभ का अनुपात है, निवेश गुना समय, लाभ का अनुपात यही है। तो देखिए जब एग्जाम में कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग समझते हैं कि भाई इनके बीच में रेशियो लगेगा और टाइम हमारा बराबर है, तो सर 3030 यहीं से काट देंगे डायरेक्ट, और टाइम को कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। 4 से 4 कट जाएगा, 3030 कट जाएगा। 24 और 52 का रेशियो 4 से 6 बार में और 4 से 13 बार में 6:13 आ जाएगा। इसी अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा। सर राज को अगर मान लीजिए कि राज को अगर 6 रुपया मिलेगा तो आदित्य को जो है 13 रुपया मिलेगा। सर इनका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 13 6 19। इसी 19 का वैल्यू सवाल में क्या दिया है? 38,000 रुपया। तो सर एक का वैल्यू क्या होगा? बोले सर 2,000 रुपया। 19 दूना 38। किसका पूछा है? बोले सर राज, राज को कितना? 6, तो 6 दूना 12,000, 12,000 मिलेगा राज को, और 13 दूना 26,000, 26,000 मिलेगा आदित्य को। यही कहानी चलता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ा देते हैं सवाल को। कहता है कि यदि धारा की दिशा में एक नाव की गति 18 किलोमीटर पर आवर है और धारा के प्रतिकूल नाव की गति 12 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की गति क्या होगी? इसका एकदम बेजोड़ ट्रिक चलता है। वो 18 - 12 भागा 2, 18 - 12 भागा 2, तो 18 में 12 गया 6, 6 को 2 से भागा दिए 3, 3 किलोमीटर आ गया मेरा। लेकिन कद्दू बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे हो गया, नहीं समझ में आता है। अब देखिए हम आपको समझा देते हैं। तो नाव जब धारा के साथ चलता है, मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव अगर जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि नाव का अपना स्पीड जो रहेगा वो तो स्पीड से जाएगी ही, साथ ही साथ धारा का स्पीड भी उसमें ऐड हो जाएगा। धारा भी नाव की गति बढ़ाने में मदद करेगी जितना धारा का स्पीड रहेगा। और जब यही कहानी जब उल्टा हो जाएगा तो भाई धारा अपना स्पीड से रोकने का कोशिश करेगा और नाव अपना स्पीड से बढ़ने का कोशिश करेगा। तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो बढ़ेगा। अगर धारा का स्पीड ज्यादा है और नाव का स्पीड कम है तो धारा नाव को बहा लेगी। अगर नाव का स्पीड ज्यादा है और धारा का स्पीड कम है तो नाव धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसका कंसेप्ट क्या है, जहां से ये चीज आता है 18 - 12 भागा 2 बता देते हैं आपको। मान लीजिए कि नाव का गति है x किलोमीटर पर आवर और धारा का गति है y किलोमीटर पर आवर, तो ये x + y जोड़ के न बना होगा 18 किलोमीटर पर आवर। और नाव की गति है x किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में आ रही है, तो भाई धारा अपना स्पीड घटा दी होगी, तब स्पीड क्या हो गया? बोले सर 12 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, भाई बच्चा को मालूम है, जब इनको जोड़ देंगे तो 18 12 30 आ जाएगा और इधर से 2x आ जाएगा, तो सर x बराबर क्या हो जाएगा? 15। मतलब जो नाव का स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है और नाव और धारा का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, तो सर y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। यही चीज पूछा है। इसी को ऐसे भी कर देते हैं 18 - 12 भागा 2। कैसे? जब इसको घटाएंगे, यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ दिए, जब जोड़े तो भाई नाव का स्पीड निकला, जब घटाएंगे तो धारा का स्पीड निकलेगा, तो 18 - 12 भागा 2, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये बैच के बारे में भाई आप यकीन मानिए एकदम तरीका से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आप समझिए कि झारखंड सचिवालय का चाहे जो भी होगा मालूम नहीं, और जो सही होगा वही होना चाहिए, ठीक है भाई। तो
कहते हैं कि उसमें व्हाइट बोर्ड पे आपको लिख लिख के इतना कंटेंट दिए कि मेरा शरीर में दर्द हो जाता था। इसमें तो मेहनत अलग लेवल का है, इसमें तो और तरीका से आपको देंगे, ठीक है। इसीलिए आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ट्रिगो से एक सिंपल सा टुच्चा सा सवाल, लेकिन अब जो परीक्षा होगा उसमें बढ़िया वाला सवाल रहेगा। तो 10x बराबर 12/5 दिया है और कंडीशन लगाया है जो x है वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x इंटू cos x, ये हमसे पूछा है। तो भैया जी अगर 10 का वैल्यू 5/12/5 है मेरे भाई, ठीक है, 12/5 है, ये 90 डिग्री, ये एंगल x है। तो 10 किसका रेशियो बताता है? परपेंडिकुलर बट्टा बेस, तो ये 12 है तो ये 5 है। बोलिए हाइपोटेनस कितना? 13 हो जाएगा क्योंकि 5 12 13 मेरा ट्रिपलेट है। अब यहां से sin x निकालना है। sin x, तो sin किसका रेशियो बताता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 12/13 गुना cos किसका रेशियो बताता है? बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब 5/13। तो ये कितना हो जाएगा? 12 25 60 और 13 गुना 13 169, 60/169 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, कहता है कि व्हेन द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 6% टू 8.5%, द एनुअल इनकम ऑफ अ person becomes rupees 850 increases his annual income is in rupees। जब साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6 से 8.5 हो जाती है, 6% से 8.5% हो गया, तो यही पे समझना है कि 2.5% जो है बढ़ गया। 2.5% मतलब 5/2% बढ़ गया, और इसी 5/2% जब 2.5% बढ़ गया, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो भाई इनकम भी तो ज्यादा होगा। इसी के चलते 850 रुपया ज्यादा मिल रहा है, मतलब इसी के चलते 850 रुपया इसको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, 850 रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो वह सिंपल सा बात बताइए, तो 5 ये परसेंट है, 100 यहाँ पे लगा हुआ है, ये 5 से 17 बार में, और 17 दूना 3400, 340 गुना 100, मतलब आपका 34,000 रुपया उसका क्या था? एनुअल इनकम था। एनुअल इनकम कितना? 34,000, 34,000, ठीक है, सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए ये आपको बनाना है 80 का 85%, तो 80 गुना 85%, मतलब क्या लिखते हैं? 17/20। हमेशा फ्रैक्शन को तोड़ के लिखने का कोशिश कीजिए। 17/20 का 60%, 60% को 3/5 गुना 30% को 3/10, और आप कैलकुलेट करके कमेंट में इसका उत्तर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा सवाल है ना, ये आपके लिए था। आगे बढ़ते हैं 16। कहता है कि इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 50 इट इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 50, फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंट चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। किसी संख्या को 50 से गुना करना था, लेकिन आदमी क्या किया कि उसको 50 से भाग दे दिया, तो इस गलती के कारण परिणाम में अनुमानित प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जैसे कि सिंपल सा बात बताते हैं, मान लीजिए कि 100 को 50 से गुना करना था, ठीक है, तो सर 100 को 50 से गुना करते कितना आ जाता? बोले सर 5,000, ठीक है, लेकिन हम किए क्या? 100 को 50 से भाग दे दिए, तब मेरा रिजल्ट कितना आ गया? बोले सर 2 आ गया। आना चाहिए था 5,000, आ गया 2। गलती कितना का हुआ? गलती कितना का हुआ? बोले सर 5,000 में 2 को घटा देंगे, कितना का गलती हुआ? बोले सर 4998 का गलती हुआ। तो सर 4998 का गलती हुआ कितना में? 5,000 में। तो ये लगभग 100% का तो गलती हुआ, 100% से कम। अगर पूरा 5,000 आता तो 100% गलती होता, लेकिन 100% से थोड़ा सा कम गलती हुआ। देखो ऑप्शन ए 99
0.96%। कैसे निकालेंगे सर? 4998 का गलती हुआ कितना में? 5000 में, गुना 100%, क्या देगा? यही देगा। अब देखो, उत्तर मारने के लिए इसको करने की आवश्यकता नहीं है बंधु, इसको करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, इसको करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि सर 4998 का गलती हुआ 5000 में से, तो भाई 100% से थोड़ा सा कम है, और एक ही ऑप्शन आपको दिया है 100% से थोड़ा सा कम। आ गया उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल विद द हेल्प ऑफ अ रोप, द हॉर्स मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन keeping the rope straight. When it travels a distance of 35 meters, an angle of 60 degree is formed at the center. What is the length of the rope? एक घोड़े को रस्सी की सहायता से एक खंबे से बांधा गया है। घोड़ा रस्सी को सीधा रखते हुए गोलाकार गति में चलता है। जब यह 35 मीटर की दूरी तय करता है तो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। रस्सी की लंबाई मीटर में क्या है? इसका तो एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। अगर नहीं याद है फॉर्मूला होता है थीटा आर बराबर पाई आर एल इंटू थीटा। अगर वो फॉर्मूला नहीं याद है तो बेसिक कंसेप्ट बताते हैं, कभी नहीं भूलिएगा। जैसे कि ये मेरा खूंटा है, ठीक है, और इस खूंटा से हम रस्सी घोड़ा को बांध दिए, ठीक है। अब घोड़ा घूमेगा चारों साइड, इधर भी जाएगा, ऐसे ऐसे ये जाएगा। तो ये घोड़ा ना 35 मीटर चला, ये चाहेगा तो पूरा गोल 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 भी घूमेगा, लेकिन घोड़ा ना 35 मीटर चला। इसको हम ऐसे बताते हैं, ऐसे नहीं बताते हैं, इसको हम ऐसे बताते हैं। रुकिए, और अच्छा से समझ में आएगा। जब यहाँ पे व्यवस्था है तब क्यों ना व्यवस्था का यूज किया जाए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है जी। जब व्यवस्था है तो कहे ना व्यवस्था का यूज किया जाए, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि ये मेरा खूंटा है, और खूंटा को इससे घोड़ा को बांध दिए, और घोड़ा का रस्सी का लंबाई इतना है, ठीक है, इतना है, ठीक है। तो घोड़ा अगर चाहेगा तो भाई चारों साइड घूमेगा इस एरिया में, है ना, लेकिन चारों साइड नहीं घूमता है, वो 35 मीटर घूमता है। ऐसे यहां से गया, ऐसे 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 35 मीटर चला यहां से यहां तक, और जैसे ही वो 35 मीटर चला, यही ना चाप है, 35 मीटर चला, तो देखा कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना। तो कह रहा है कि रस्सी का लंबाई मतलब क्या? रेडियस हमसे पूछा है। तो देखो भाई, अगर हम फॉर्मूला भूल गए एग्जाम में, तब हम कैसे बनाएंगे समझो। रेडियस ही ना निकालना है भाई। तो एक बात बताओ, अगर ये पूरा 360 डिग्री घूमना चाहे, तो भाई इसको इस एंगल का 6 गुना घूमना होगा। 60 का 6 गुना 360 होगा, 60 का 6 गुना 360 होगा। मतलब अगर वो एंगल का 6 गुना घूमेगा तो वो इस चाप की लंबाई का भी 6 गुना घूमेगा। जब इस एंगल का 6 गुना घूमेगा तो इस चाप की लंबाई का भी 6 गुना घूमेगा, और 6 गुना में पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा। मतलब पूरा वृत्त के परिधि पे, सरकमफेरेंस पे वो घूम जाएगा। अब देखो, ये 35 मीटर गुने 6 क्या हो गया? पूरा सर्कल का परिधि, मतलब 2 पाई आर। 2 पाई का वैल्यू 22/7, और आर हमसे पूछा है, यही रस्सी का लंबाई है आर। अब यहां से आर निकल जाएगा सीधा सीधा, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। यहां से आर बराबर हो जाएगा 35 गुना 6 गुना ये 7 चला जाएगा ऊपर, बटा 2 गुना 22। यही कैलकुलेशन आपका आएगा। बस मार धाड़। अगर यही काम आपको उस फॉर्मूला में भी करना पड़ेगा, आर बराबर पाई एल इंटू थीटा, यही काम आपको फॉर्मूला में भी करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है।
तो ये कर दीजिए, 2 से 3 बार में निपटारा हो गया। बोले सर ठीक है। अब ये तो कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं, तो ये 35 दिया 105, 105 गुना 7, 735। तो ये हो गया R बराबर, इधर लिख देते हैं 735/22। यही कहानी रहा। तो ये 22 से जाएगा 3 बार में, 22 दिया 66, 66 तो 4 और 3 7, 75, फिर से जाएगा 3 बार में। अब देखो यहाँ पे आके ना आपको सीधा आंसर दिख गया होगा कि सर ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। मतलब R का जो वैल्यू होगा वो 33.4 मीटर होगा। तो हम आपको वो चीज बताएं जिससे आप एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल जाए तब भी आप समझदारी से काम ले सकते हैं, ठीक है। और आप यकीन माने यही कैलकुलेशन फॉर्मूला में भी आएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखो ये सिंपलीफिकेशन का सवाल है, ये सवाल आपको करना चाहिए मेरे भाई। तो आप इसका उत्तर बता दीजिए। 178 गुना 7 प्लस 1.6 गुना 13 माइनस 75 गुना 5 बराबर कितना होगा, ये आप कमेंट में बताइए, ठीक है। ये चीज आपके लिए कमेंट में है। कितना लोग बनाता है, एकदम हलवा सवाल है, और ऐसा सवाल फिर से आने का उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है। अरे भाई कोई ठीक नहीं है, आ भी सकता है, झारखंड है ना। कहता है कि अ फ्रूट वेंडर हैड सम एप्पल्स, ठीक है, ही सेल्स 60% ऑफ द एप्पल, 60% सेल कर दिया। अब यही से समझ जाना है कि 60% सेल कर दिया तो 40% बच गया, 60% सेल कर दिया तो 40% बच गया। एंड स्टिल हैज 2800 एप्पल्स लेफ्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द एप्पल। 60% बेच दिया, 40% बचा, और कह रहा है कि उसके पास 2800 सेव बचा। तो भाई समझते देर नहीं लगेगा कि 40% का वैल्यू ही है आपका 2800। बोले सर ठीक है। तो 4 से 7 बार में 7000, 100% का वैल्यू कितना, 7000 हो जाएगा। 4 7 28, 70, 1% का वैल्यू 70, तो 100% का वैल्यू 100 गुना 7000 सेव था उसके पास टोटल। इतना ही काम करना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 10,000 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर फील्ड। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर है। अगर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,000 मीटर है तो भाई वर्ग का जो प्रत्येक भुजा होता है वो बराबर होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। मतलब यहां से समझ में आ गया कि जो वर्ग है उसका प्रत्येक भुजा 100 मीटर है। 100 गुना 100 करेंगे तभी तो 10,000 आएगा। तो ये चीज तो समझ में आ गया कि जो वर्ग है इसका प्रत्येक भुजा जो है मेरे भाई ये 100 मीटर है। 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर। बोले सर ठीक, ये चीज तो समझ गए। अब कहता है कि उस वर्ग का परिमाप, एक और वर्ग का पेरीमीटर आपसे पूछा है जिसका भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। ये जो स्क्वायर शेप का फील्ड है इसका डायगोनल कितना होगा, डायगोनल कितना होगा। बोले सर डायगोनल होता है √2a, मतलब 100√2 मीटर हो जाएगा। अब इसी साइज का एक वर्ग है तो भाई इसी को एक वर्ग बना दो। ये मेरा एक वर्ग है, तो ये जो काला वाला वर्ग है ना भाई, इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप का होगा। इसका ईच साइड क्या है 100√2 मीटर, ईच साइड क्या है 100√2 मीटर, ईच साइड क्या है 100√2 मीटर। तो 100√2 गुना 4, 400√2 मीटर, 400√2 मीटर। पूरा पूरा क्लियर कर दिए। अब ऐसा नहीं कि 100√2 गुना 4 करेंगे, नहीं, ये सब छोटा मोटा काम दिमाग में कीजिए, ठीक है। तो ये था आपका आज का 20 सवाल।
और अब जो है जैसे ही क्लास खत्म हुआ है टेलीग्राम पे पीडीएफ चला जाएगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और ऐप फोकस स्टडी विद अभी पे ये बैच आपका अवेलेबल है, उस पे और भी बहुत सारा बैच है, रेलवे का है, एसएससी का है, आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी में लगे हैं तो रेलवे का भी बैच चल रहा है, ठीक है। और रेलवे के लिए एक चैनल बना है रेलवे कैंपस, वहां पे भी आप विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी होगा उनको बोल दीजिएगा, चाहे शेयर मार दीजिएगा, है ना। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट हो गया। कैसा लगा फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा, और भाई मेरे शेयर जरूर मार दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।